हेलो विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने जो न्यायपालिका है, उच्चतम न्यायालय, भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके विषय पर चर्चा की थी। आज हम न्यायपालिका से ही जुड़े हुए कुछ ऐसे बिंदु हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं और जिन्होंने न्यायपालिका की शक्ति को और मजबूत किया है, और वो आपके टॉपिक में भी हैं, जिनमें पहला है न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा, लोकहितवाद, न्यायिक सक्रियतावाद। तो आज हम न्यायिक पुनरावलोकन के ऊपर चर्चा करेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। तो न्यायपालिका द्वारा संसद तथा विधानमंडलों द्वारा पारित किए जो भी कानून है और उन कानूनों के क्रियान्वयन में जो कार्यपालिका द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उनकी जो संवैधानिकता है या वैधानिकता है, उसकी समीक्षा करना न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। यदि वो संविधान विरुद्ध होते हैं तो न्यायपालिका उन्हें शून्य अथवा अवैध घोषित करने की शक्ति रखती है, और यही शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है, वैसे तो सर्वप्रथम इसका उद्भव अमेरिका में हुआ था, और अमेरिका में जिस रूप में हुआ उसके तहत देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको यह अधिकार है कि वो इस बारे में विधायी कार्य की वैधता या अवैधता के संबंध में अंतिम निर्णय सुना सकता है, और वो इस दृष्टि से सुना सकता है कि कहाँ तक मूल विधि अर्थात देश का जो संविधान है उसके उपबंधों के अनुरूप वो है या नहीं। और उसी दृष्टि से जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो हमने वहाँ से ग्रहण किया है। तो भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसका स्पष्ट उल्लेख हमें किन्हीं उपबंधों में देखने को नहीं मिलता। फिर भी जो न्यायिक निरीक्षण है जो कि न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, उस दृष्टि से समय समय पर जो स्थिति बनी और उनके फलस्वरूप जो न्यायपालिका ने जो व्यवस्थाएं दी, उसके कारण इस सिद्धांत का एक प्रकार से स्वतः ही विकास हुआ है। तो भारत के संविधान में जो स्पष्ट संवैधानिक उपबंध हैं, उनकी अनुपस्थिति के बावजूद जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जैसे लिखित और कठोर संविधान, केंद्र राज्य शक्तियों के मध्य शक्तियों का विभाजन, मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है, वो सब इस न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को गतिमान करते हैं। और इन्हीं से जुड़े हुए जो कुछ ऐसे उपबंध हैं जहां हमें न्यायिक पुनरावलोकन की झलक देखने को मिलती है, जैसे अनुच्छेद 12 है, 32 है, 226 है, 246 है, 254 है। इन सभी में हम इनको देख सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है, वो जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका ऐसा आशय था कि जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है वो अपने आप में कुछ निरपेक्ष शक्तियों को न समाहित कर ले, और हम उनके द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया है या आगे आने वाली जो भी सरकारें हैं, वो जो नागरिकों को किन्हीं अधिकारों और स्वतंत्रताओं से वंचित न कर दे। तो इस प्रकार की शक्ति भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को सुपुर्द की थी। हालांकि ये शक्ति 42वें संविधान संशोधन में इसको कुछ कमज़ोर किया गया था, लेकिन 43वें संविधान संशोधन के द्वारा उन सभी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया जिन्होंने इस शक्ति पर प्रहार किया था, और वापस से 42वें संविधान संशोधन से जो पूर्व की जो स्थिति थी उसी व्यवस्था को अब बनाए यहाँ रख दिया है। तो संविधान की जो सर्वोच्चता है उसको बनाए रखने का जो उत्तरदायित्व है वो हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है, और एक सीमा तक जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो कार्य है वो ये देखने का दायित्व भी सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है कि हमारे देश में जो व्यवस्थापिकाओं के माध्यम से जो भी विधि बनाई जाए वो देश की मूल विधि के समान या उससे संगत रखती है या नहीं। तो हर विधायी अधिनियम, चाहे वो संघ का हो या राज्यों का, वो इस मूल विधि के अनुरूप ही होना चाहिए। और इसी प्रकार से जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है उसमें हमने निम्न अधिकारों को या आधारों को यहाँ शामिल किया है, जैसे कि पहला, व्यवस्थापिका द्वारा जो बनाए गए मौलिक अधिकारों को
शून्य या न्यून करने वाले जो कानून हैं उनको न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। और वो किस प्रकार से करेगी, जैसा कि हमने पूर्व में भी इनका उल्लेख किया कि सर्वोच्च न्यायालय अनेक प्रकार की रिटें जारी करता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, तो आदि इन लेखों के माध्यम से जो अनुच्छेद जो 32 है, जिसको कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान का मूल संरक्षक या आत्मा भी कहा है, तो उस अनुच्छेद के माध्यम से जो न्यायपालिका है हमारी, वो अपनी न्याय पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसका प्रयोग इन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के विरुद्ध करती है। दूसरा, संविधान में जो संघ राज्यों की जो विधायी सीमा का जो अतिक्रमण है, क्योंकि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है और यदि उनके जो विषय हैं कानून निर्माण के, उनको भी हमने यहाँ विभाजित कर रखा है 3 सूचियों के माध्यम से, यदि फिर भी कोई भी एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण करती है तो उसको अवैध या वैध ठहराने का कार्य केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। तो यहाँ इसके माध्यम से भी सर्वोच्च न्यायालय अपनी इस शक्ति का प्रयोग करता है। एक सबसे बड़ा अनुच्छेद जो 368 है, वो संविधान का जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया उसमें समाहित है, उसके माध्यम भी सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्थापिका द्वारा ऐसा कोई कानून या आदेश जो जारी किया जाए जो कि संविधान पर अतिक्रमण साबित होता हो, तो उसे भी वो अवैध घोषित कर सकता है। और अंत में जो कुछ ऐसे प्रश्न जो कि संविधान की व्याख्या उनमें शामिल है और वहाँ अंतिम निर्णय देने का जो दायित्व है वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का ही है, तो इसके माध्यम से भी सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसका प्रयोग करते हैं। तो इन आधार पे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे अनेक मामले हुए हैं जिनके आधार पे ये सिद्धांत स्पष्ट रूप से एक व्यवहार रूप में निकल के आया है, जैसे गोपालन बनाम मद्रास राज्य और केशवानंद भारती केस और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो अधिनियम है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, तो ये वो प्रमुख केसेस रहे हैं जिनके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति को और न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को स्थापित करने का कार्य किया है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है जिसके माध्यम से हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारे संविधान का और जो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण का कार्य करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मिलने के बाद जो न्यायपालिका है वो अपने आप में ही एक निरपेक्ष शक्ति ग्रहण करते हुए बार बार जो संविधान ने जो शक्तियाँ उसे सौंपी हैं उसके आधार पे वो कहीं प्रति उत्तर में व्यवस्थापिका के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ करे। तो इस दृष्टि से भी हमारे यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है न्यायपालिका, उस पर भी कुछ सीमाएं आरोपित की गई हैं। तो जो वैश्विक स्तर पर जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो मौलिक रूप है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है वहीं इसका जन्म हुआ और वहीं ये परिलक्षित होती है। तो भारत की दृष्टिकोण से तो भारत में जो संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में न्यायिक पुनरावलोकन का जो क्षेत्र है वो सीमित है, क्योंकि अमेरिका में जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है वो कानून की उचित प्रक्रिया है अथवा विधि की सम्यक प्रक्रिया है, जबकि भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्यायिक पुनरावलोकन का प्रमुख आधार है। क्यों अमेरिका में किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करते समय उसमें जो उद्देश्य शामिल है उसका विश्लेषण किया जाता है। जो निर्मित कानून की जो युक्तियुक्तता है एवं जो विवेक की समीक्षा है वो कानून की सम्यक प्रक्रिया में शामिल होती है। और कानून की जो उचित प्रक्रिया है उसमें वो शर्तों को पूरा करती है या नहीं, तो इस दृष्टि से व्यवस्थापिका सदनों द्वारा निर्मित जो भी कानून है उनका आकलन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होने पर अमेरिकी जो न्यायालय है उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो वहाँ इस प्रकार की व्यवस्था होते हुए भारत ने जो कानून की जो उचित प्रक्रिया है उसको यहाँ अपने स्थान न देकर जो जापान के संविधान की जो शब्दावली है विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया, उस शब्दावली को हमारे यहाँ इस दृष्टि से अपनाया गया है कि न्यायालय संसद द्वारा निर्मित जो भी विधि है उसके विवेक या उसकी जो युक्तियुक्तता है उसकी समीक्षा नहीं करते। कानून निर्माण के दौरान
व्यवस्थापिका सदनों द्वारा कानून निर्माण की क्षमता का यदि उल्लंघन किया हो तो न्यायालय उसे अवैध घोषित करता है। तो भारत की जो न्यायपालिका है उसके अंतर्गत न्याय पुनर्वलोकन के तहत जो निर्मित कानून का जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांत के आधार पर अन्वेषण नहीं होता है। अमेरिकी संविधान में जो कि अत्यधिक संक्षिप्त होने के कारण संघीय शासन एवं जो उनकी जो इकाइयां हैं उनके बीच विविध प्रकार के जो विवाद हैं, तो उनमें सर्वोच्च न्यायालय को जो पुनरावलोकन का जो विस्तृत दायरा है वो प्राप्त होता है। जबकि जो भारतीय संविधान है एक व्यापक और जो कि सबसे बड़ा एक लिखित दस्तावेज है, जिसके अंतर्गत इस प्रकार से केंद्र राज्यों के मध्य जो अधिकार हैं उनका स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया है। और इस दृष्टि से जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो क्षेत्र है वो एक दृष्टि से सीमित हो गया है। यहाँ यदि हम मूल अधिकारों को लेकर देखें तो उस नज़रिए से जो न्यायिक पुनरावलोकन जो शक्ति है उसका दायरा यहाँ भारतीय संविधान की दृष्टि से बढ़ा हुआ है। तो अमेरिका में जो न्यायालयों को जो प्राप्त न्याय पुनरावलोकन की जो सर्वोच्च शक्ति है उसकी तुलना में भारत में जो न्याय पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो मर्यादित और सीमित रूप से है। और अमेरिकी जो शासन व्यवस्था है उसमें न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, किंतु भारत में चूँकि हमारे यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है तो जो विधायी सर्वोच्चता और जो न्यायिक जो सर्वोच्चता है उसके बीच में जो समन्वय की जो स्थापना है और जो समन्वय का जो मार्ग है उसको अपनाया गया है। क्योंकि हमारा जो संघात्मक जो व्यवस्था है वो एक अनूठे प्रकार की है जिसमें उसमें मिश्रित लक्षण देखने को हमें मिलते हैं। तो भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन है उस पर अनेक सीमाओं के कारण यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन का एक सीमित किंतु एक सार्थक आधार पर प्रयोग किया गया है, जिसमें देश के जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों के रक्षण से लेकर सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसके तहत कई बार निर्णय किए जा चुके हैं। और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत के अनुपालन से जो व्यवस्थापिका एवं जो कार्यपालिका है उन्होंने जो संविधान के विरुद्ध अनेक बार जो कार्य किए उन कार्यों पर हमारी जो न्यायपालिका है उसने कई बार रोक लगाई है। तो इस प्रकार जो सर्वोच्च न्यायालय जो के द्वारा जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो शासन शक्ति पर अंकुश रखने का ही साधन नहीं है, बल्कि नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए भी किया गया एक सार्थक प्रयास शुरू से रहा है। तो इस दृष्टि से जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो लोकतंत्र के विकास और शासन संस्थाओं को मर्यादित रखने तथा संविधान में जो अभिव्यक्त जो आदर्श हैं उनकी प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। और भारतीय संविधान द्वारा जो न्यायालयों को सीमित एवं मर्यादित न्याय पुनरावलोकन का जो अधिकार प्रदान किया गया है उसे न्यायालयों से छीना जाना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संरक्षण और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अनुरक्षण के विरुद्ध होगा, जिसका शुरुआत 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से की गई थी, लेकिन बाद में उस गलती को वापस से सुधारा गया। तो इस दृष्टि से जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको संरक्षित रखता है और व्यवस्थापिका और जो कार्यपालिका हैं वो अपने आप में ही ऐसी निरपेक्ष शक्तियों को उनका संग्रहण न कर ले और जो तानाशाही जो रूप है उसका आकार ग्रहण न कर ले, इसके लिए न्यायपालिका के द्वारा इस प्रकार की शक्ति का होना एक आवश्यक है। और यह वो साधन है जिसके माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा होती है, और जब लोकतंत्र की रक्षा होती है तो स्वतः ही लोगों के अधिकार, उनकी स्वतंत्रता और जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनकी भी रक्षा और उनका भी संरक्षण होता है। तो इस दृष्टि से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति बड़ी अहम शक्ति है। और आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका की जो कार्यशैली है उसमें इस शक्ति का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन, जिसे न्यायिक समीक्षा भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।